गौतम, भारतीय टीम अब अगली सीरीज साउथ अफ्रीका और फिर उसके बाद शायद पाकिस्तान, वो सवाल तो राजीव जी से होगा। आप आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट किस तरफ जाता देख रहे हैं? आई थिंक अच्छी सीरीज होगी, बिकॉज साउथ अफ्रीका जब भी इंडिया आई है उन्होंने अच्छा ही किया है। तो एक ही ऐसी टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में साउथ अफ्रीका जिसने आई थिंक इंडिया में टेस्ट मैचेस हराए। तो ये कंपेटिटिव सीरीज होगी। मेरे को नहीं लगता कि जैसे मीडिया कह रही है कि आसान होगी या इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है। मुझे लगता है कि अच्छी इवन सीरीज होगी, बिकॉज साउथ अफ्रीका के पास भी क्वालिटी प्लेयर्स हैं। बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली स्पिन बॉलिंग इंडिया के पास एज है। अगर स्पिनर्स अच्छा डालेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनको ट्रबल कर सकते हैं। बट साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो वेरी क्वालिटी साइड। आप हो सकते थे इस टीम में? लोग उसका वो मैटर नहीं करता होता। आई थिंक मैटर ये करता है कि इंडिया को अच्छा खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन टीम को जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इंडिविजुअल्स इतने मैटर नहीं करते, कोई हो या कोई ना हो। अल्टीमेटली अगर जो भी खिलाड़ी खेले उनको जिताना चाहिए इंडिया को, वो ज़्यादा मैटर करता है। वीरू, मैं आपको वीरू कह सकता हूँ जी? ये कहना कितना मुश्किल या कितना आसान होता है कि नहीं इंडिया को अच्छा करना चाहिए, लेकिन हम होते नहीं होते वो मैटर नहीं करता। आई थिंक आप सब लोग प्लेयर को देखने नहीं जाते, इंडियन टीम को देखने जाते हैं कि इंडियन टीम कैसा परफॉर्म करेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिर उसके बाद एक इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्म करता है तो सब उसके फैन हो जाते हैं। तो आई थिंक जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में जगह है वो इंडियन टीम के लिए है और उसके बाद इंडिविजुअल प्लेयर के लिए है। एक प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि हाँ मैं हूँ ना हूँ, टीम जीतनी चाहिए या टीम अच्छा खेलनी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़रूर सोचता है कि काश मैं भी उस टीम का हिस्सा होता जो टीम अच्छा की। तो मुझे प्राउड है कि मैं भी ऐसी टीम का हिस्सा था जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते, जो 2011 में वर्ल्ड कप जीते। आदमी की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, जितनी मर्जी इच्छाएं रख सकता है, लेकिन जो भी मिले जितना भी मिले उसमें खुश रहना भी बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ अपने कैरियर से। आज इस मंच के दौरान मैं कहना चाहूँगा कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई गम नहीं है और विश करता हूँ कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेले। जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं वो आप दोनों को देखते हैं, उनको क्या कहेंगे आप कि ऐसा मौका भी आता है जब सिलेक्शन नहीं होता है, उसकी तैयारी कैसे करें? खेल की तैयारी तो सीख ली। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये काश में पास हो जाता। आप ये सोचते हैं कि अगले साल पास कैसे होऊंगा। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप ये सोचते हो कि अगली बार सिलेक्शन कैसे होगा। और उसका एक ही क्राइटेरिया है मेरी नज़र में कि भगवान ने आपको टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना उस प्लेयर का काम है। चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी हो, क्योंकि परफॉर्मेंस एंड ऑफ द डे आपको आगे लेके जाती है, ना कि टैलेंट। और टैलेंट के साथ साथ अगर आप फिट हैं तो टैलेंट आपको एक हद तक ले जाता है, फिटनेस आपको सचिन तेंदुलकर की तरह 20 साल खिला सकती है। आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, राजीव जी हमारे साथ हैं। राजीव शुक्ल जी, बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद आप ऐसा क्या करेंगे जो भारतीय क्रिकेट उस ऊंचाई पर पहुंचे जो अभी तक नहीं पहुंचा? मुझे लगता है काल्पनिक सवाल है, इसलिए सवाल को आप जो है दोबारा पूछिए इसको ठीक करके। आप बीसीसीआई अध्यक्ष नहीं बनेंगे? नहीं, हम कोई बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की रेस में नहीं है, जो सब लोग मिलकर तय करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि सहमति से कोई व्यक्ति बने, ताकि वही जगमोहन डालिमा की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अगर सब लोग आम सहमति से किसी को बना सकें बोर्ड मेंबर्स तो अच्छा होगा। सहमति नहीं हो पा रही है? नहीं, वो अभी बातचीत चल रही, अभी तो डेट्स भी अनाउंस नहीं हुई कि कब जो है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगी। अच्छा, अगर आप बन गए तो? नहीं, वही मैंने कहा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मतलब आज नहीं, 2 कपोल साल बाद, 3 साल बाद। कपोल कल्पना पे आधारित सवाल का क्या जवाब दें? अगर वो सवाल सुधार के पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। फिर से आप पूछिए सुधार। अगले बीसीसीआई अध्यक्ष को क्या करना चाहिए? देखिए, ये अगले बीसीसीआई अध्यक्ष को सिलेक्टर्स पे छोड़ देना चाहिए। सिलेक्टर्स को पूरा पे भरोसा करना चाहिए। सिलेक्टर्स सब कुछ देख के टीम का चयन करते हैं और उस समय किस टीम के सामने खेलना है, वहाँ परिस्थितियाँ क्या है, उस आधार पर निर्णय करते हैं और किस जगह किस स्लॉट पे किस खिलाड़ी की जरूरत है वो देख के ये करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। सिलेक्टर्स जब समझते हैं तो निश्चित रूप से मौका देते हैं और वैसे भी विशेषाधिकार जो है सिलेक्टर्स को होता है कि किसको खिलाएं किसको न खिलाएं। लेकिन हमारे दाएं बाएं जो दो बैठे हैं इनके बारे में मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये दोनों बहुत श्रेष्ठतम खिलाड़ी हैं। सहवाग के साथ तो मैं 2 बार मैनेजर बन के भी इंग्लैंड टूर पे भी गया, अबू धाबी टूर पे भी गया और मैं इनको कई बार ही कहता था कि मैं तो उनको जो है कई बार तेंदुलकर से ऊपर का बल्लेबाज रेट करता हूँ।
और यही बात थी कि जॉन राइट भी इन्हें बहुत पसंद करते थे कि, लेकिन वो एक बात से बस इनसे चिढ़ते थे कि वो कहते थे ऊपर ऊपर मत खेलो, तुम जो ये मारते हो और कैच हो जाते हो मत करो। और शायद इसी वजह से एक बार उन्होंने थोड़ा सा तुम्हें धक्का भी दे दिया था ना। धक्का आपने कहा था, थप्पड़ मारा? थप्पड़ किसी ने कहा थप्पड़ मारा, किसी ने कहा धक्का मारा, लेकिन ये ऐसा हुआ था 60 या 64 पे ओवल में आउट हो गए थे। ऐसा हुआ था? मैंने ऐसी बात आज तक डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन जॉन राइट और राहुल द्रविड़ ने ये बात चूंकि खुलासा कर दिया था जी, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ इसमें। उन्होंने, वो चाहते थे उस दिन ये सेंचुरी बनाया, बहुत अच्छे फॉर्म में थे, अच्छा खेल रहे थे इंग्लैंड में, हम भी बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम के बाहर। तो इन्होंने जो है 64 या 62 पे आउट हो गए, वही उनका फेवरेट शॉट है, उसको मारा और पीछे कैच। तो उससे वो बहुत दुखी हुआ और उसने गुस्से में इनको पुश किया है, जो भी किया वो उसकी शिकायत हुई। बाकी एक दो प्लेयर्स ने ऑब्जेक्शन किया कि भैया तो आप इनका इस्तीफा लीजिए, जॉन राइट का ऐसे नहीं होगा, खिलाड़ी के साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो उसको जाकर मैंने बात की, उसने एक ही बात मुझसे कही कि देखो उसको मैं अपने एक शिष्य की तरह मानता हूँ। एक जैसे गुरु जब गुस्सा हो जाता है, एक टीचर अगर अपने छात्र पे गुस्सा हो जाता है, एक पिता अपने पुत्र पर नाराज हो जाता है, सिर्फ उस तरह से मेरा व्यवहार था, उसके लिए मैं उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तब फिर आके इनको मैं समझाया और लोगों ने इनको काफी भड़काया, लेकिन ये इन्होंने बहुत जो बुद्धिमानी से काम लिया और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पैदा की कि उसको पब्लिकली कोई माफी मांगनी पड़ी। इसके लिए अभी इनको शाबाशी देता हूं। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि जॉन राइट मेरे कमरे में आके मुझसे माफी मांगे जो उन्होंने पूरी की। जबकि था कि ड्रेसिंग रूम में माफी मांगने की बात उठाई थी उस समय लोगों ने, उस पर उसने मना कर दिया। और गौतम में भी एक ओपनर बैट्समैन के रूप में बहुत बड़ा टैलेंट है और जिसका मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई सिलेक्टर्स के रडार से बाहर है, सिलेक्टर्स के रडार के अंदर है। मुझे लगता है कि हमें मौके का इंतजार करना चाहिए। गौतम में वीरू, आपने कहा कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन में सौरव गांगुली के बाद अगर कोई है तो गौतम गंभीर है। क्या खास बात है उनमें? आई थिंक जी उनमें रन बनाने की भूख है। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और रन नहीं बना पाए, वापस गए, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर वापस आए, तो उनमें वो चेंज नज़र आया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना चाहते थे, रन बनाना चाहते थे, अपना एक नाम बनाना चाहते थे। और जब इतनी सारी बातें एक प्लेयर में होती तो जायज़ उसे सफलता ज़रूर मिलती है। तो उनका जो सफलता का कारण था वो यही था कि वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊँ और अच्छी शुरुआत दूँ अपने भारत देश की टीम को। दिल्ली के लिए आप दोनों ने खेला, साथ में नहीं खेला दिल्ली के लिए? इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग एक साथ दिल्ली के लिए। जी, तो उससे पहले आपने इनका नाम सुना था कि दिल्ली से ये खिलाड़ी आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। और क्या क्या सुना था? बहुत गुस्से वाले हैं, ये भी सुना था गुस्सा बहुत करते हैं। आप इनको समझाते थे कि गुस्सा ना करें? इनको समझाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इन्हें रिक्वेस्ट करता था कि आप गुस्सा ना करें, गाने गाएं, थोड़े हो सके मन भी गुस्सा करता हो दूसरे कैसे समझाएगा नहीं सर, फील्ड पे गुस्सा कभी नहीं किया, बट ये था कि हम लोग डिस्कस करते थे खेलते वक्त कि भाई बॉलर कैसे डाल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। सडनली अगर किसी बॉलर ने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो तो फिर गौतम से भी नहीं रहा जाता था। तो मैं कोशिश करता अगर मैं क्रीज पर हूँ तो उसका ध्यान बटाऊँ गाने की तरफ या नहीं, दोनों की तरफ। अच्छा, वहां पे मैच चल रहा है, बॉलर गौतम गंभीर को कुछ बोल रहे हैं, गौतम गंभीर नाराज हो रहे हैं, आप गाने की बात कर रहे हैं? जी, हमारा माइंड एक ऐसी चीज है जो नेगेटिव की तरफ बहुत भागता है। तो उससे वापस रास्ते पे लाने के लिए अगर आप उसका ध्यान नहीं बटाएंगे तो वो वापस वहीं भागता रहेगा। तो अगर शायद मैं ये बातें ना करता गौतम जी से तो शायद वो वापस लड़ने की तरफ ध्यान रखते। तो ऐसा कौन सा गाना है? बेहतर था उनसे पूछ लीजिए कि भाई कौन सी नई फिल्म आई है उसकी जो देखे उसका कोई गाना सुना दे। पर वो तो ज्यादा फिल्मों की तरफ शौकीन उतने हैं नहीं। अगर उनके आईपॉड उठा के देखे तो मेरे ख्याल से जितने गाने आज तक आए हैं सब उनके आईपॉड में है। तो कौन सा गाना सुनाते थे गौतम जी आपको? डिपेंड करता है कि आपका कैसा मूड है। क्या आपने नॉर्मली बंदा वही गाना गाता है जो पहला गाना उसने दिन में सुना होता है, सबसे पहले जो सुना होता है, तो नॉर्मली वही गाता रहता है। और डिपेंड करता है कि आपका कैसा मूड है। ऐसा नहीं है कि एक ही गाना आप हमेशा गाते रहते, तो कहीं ना कहीं जो भी गाना आपको आपकी कॉन्सेंट्रेशन बना सकता है आप नॉर्मली वही गाना गाते हो। तो आई थिंक यही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो अपनी वो जो नेगेटिविटी जो इन्होंने कहा कि आपका माइंड बहुत नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है, तो अगर उनके पास इतनी ऐसी एबिलिटी थी कि वो गाने सुन के अपने माइंड को नेगेटिविटी से कंसंट्रेशन अपनी बेटर कर सकते थे, तो ये एक ग्रेट प्लेयर की सबसे बड़ी क्वालिटी और साइन भी है। राजीव जी, किस्सा आपने बताया वीरू का, लेकिन आप जब
मैनेजर थे, तो खिलाड़ियों के बीच में जो होता है वो ग्राउंड पे उसका इफेक्ट ना हो, ये कैसे मैनेज किया जाता है? नहीं, ये तो खिलाड़ियों की अपनी एक मैं देखता हूँ सिफत होती है कि वो जो अपने अंदर होता है वो ग्राउंड पे जाके फिर पूरी तरह से एक हो जाते हैं, यूनिटी होती है। उस समय एक ही लक्ष्य होता है कि किस तरह से हमें जो है जीतना है। और मैं उन लोगों में बिल्कुल मतलब उन लोगों की बातों में मुझे विश्वास नहीं है, और मैं समझता हूँ कि शायद उन्हें क्रिकेट की जानकारी नहीं है, जो टीवी पे क्रिकेट देख के और गाली गलौज करते हैं। हमने हिंदुस्तान में देखा कि ज्यादातर लोग कोई आउट, ओह कैसे आउट हो गया, इसको तो निकाल देना चाहिए, इसकी तो पिटाई करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल बेकार है। उनको शायद समझने लगता है कि जानवी तो एडवर्टीजमेंट में लगे रहते हैं ना, तो सिर्फ पैसा चाहिए है, और ये खेल रहे हैं ये वो, उन्हें लगता है कोई खिलाड़ी जानबूझ के खराब खेलता है, और शायद ऐसे वो लाइटली लेता और जाके आउट हो जाता है। ऐसी बात नहीं होती। सारे खिलाड़ी ये जानते हैं कि जिस दिन उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई उस दिन वो टीम इंडिया में नहीं रह पाएंगे। जिस दिन टीम इंडिया में नहीं रह पाएंगे उस दिन ये सारे विज्ञापन भी चले जाएंगे। उस दिन सारा ग्लैमर, पैसा, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, सेल्फी वगैरह सब खत्म हो जाएगी, है? तो इसलिए जो है वो कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो अपने ढंग से पूरा खेलता है। लेकिन क्रिकेट एक बाय चांस ऐसा गेम है कि वही शॉट कैच हो जाता है अगर फील्डर मुस्तैद है, और उसी पे चौका मिल जाता है, उसी पे बाउंड्री लाइन के एक इंच पहले कैच हो जाता है और 1 इंच बाहर चला जाए तो छक्का हो जाता है। तो एक बार लगने के बाद तो किसी को पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला। तो ये जो है ना, ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि कोई खिलाड़ी जानबूझ के नहीं खराब खेलता है। दूसरी चीज ये है कि हर 5 साल में टीम इंडिया में 50 to 60% प्लेयर्स बदल जाते हैं। आप 5-6 साल पहले की तस्वीर देख लीजिए और उसके बाद की तस्वीर देख लीजिए, दोनों में आप पाएंगे कि 50-60% लोग तो निकल ही जाते, चेहरे बदल जाते हैं। वो जो लगातार जैसे कि उनका परफॉर्मेंस पे खेलते हैं वही उसमें स्थायी रूप से रहते हैं, वो एक लंबा पीरियड खेलते हैं, और यही डिपेंड करता है कि कितने साल आप खेले, कितना लंबा खेले, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है अपना स्थान स्थायी बनाए रखें, इसके लिए परफॉर्मेंस जरूर होती है। जैसे इसमें एक तो आपने कहा कि लोग ये कहते हैं कि इसको नहीं खेलना चाहिए, ये कैसे कर दिया। दूसरा, लोग ये भी देखते हैं कि कुछ, वो पता नहीं कितना सही है, कि कुछ खिलाड़ी जो हैं एक तो परफॉर्मेंस से बने हुए टीम में, कुछ खिलाड़ी कप्तान के पेट प्रोजेक्ट बन जाते हैं। ऐसा इल्जाम लगता है कि रविंद्र जाडेजा जो हैं वो धोनी के पेट प्रोजेक्ट है, अगर इनको ले लिया तो इनको सक्सेसफुल करवाना ही है। क्या ऐसा होता है? देखिए, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि आजकल ये जो आप लोग बैठे हैं ना और ये बड़े बड़े कैमरे हैं, ये जब सचिन तेंदुलकर को एक इनिंग में खराब खेलने पे एंडुलकर लिख सकते हैं कि अब इसका करियर एंड पे आ गया, अब इसको हटा दो, सचिन को जब नहीं छोड़ते हैं तो 1 मैच 2 मैच 1 सीरीज ज्यादा से ज्यादा कोई कप्तान किसी को खिला सकता। अगर नॉन परफॉर्मेंस हुई तो इतना क्रिटिसिज्म होने लगता है, और खासतौर से जो फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो जब टीवी पे कमेंट्री देने बैठते हैं तो जब खेलते हैं तो उन्हीं टीवी कमेंटेटर्स को वो नहीं, उनकी आलोचना करते हैं। ऐसा हो सकता है कमेंटेटर बनते हैं, कप्तान को लगता हो कि नहीं ये लोग गलत कह रहे हैं, इस प्लेयर में वाकई पोटेंशियल है। कई बार कप्तान का अटूट विश्वास किसी खिलाड़ी पे होता है कि नहीं ये परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा। वो उसकी वजह हो सकती है कि वो 1, 2, 3 सीरीज में मौका दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कप्तान लगातार किसी को करके चला सकता। आपकी नजर में निश्चित रूप से जो है छोड़ना पड़ता अपना हट। देखिए, हर एक कप्तान का टीम चलाने का अपना एक तरीका होता है। अगर मैं कप्तान बना हूं तो मुझे अपने प्लेयरों में विश्वास दिखाना होता है कि ये मेरे प्लेयर्स हैं, इनको मुझे बैक करना है एटलीस्ट 2 या 3 सीरीज। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अनिल कुंबले जब कप्तान बने तो मैं और गौतम एक रूम में खाना खा रहे थे, तो उनका मैसेज आया कि भाई आई वांट टू मीट यू। तो हमने कहा अनिल भाई आप आ जाइए, हम इस रूम में हैं। तो हमारे रूम में आए, उन्होंने कहा कि अगली 2 सीरीज गौतम तुम चिंता मत करना कि तुम्हें कोई ड्रॉप भी कर सकता है या सहवाग तुम्हें कोई ड्रॉप भी कर सकता है, तुम जाओ बिंदास खेलो और एक बेहतरीन शुरुआत दो। तो अनिल कुंबले को लगा कि हमें वो टैलेंट है या हम उस परफॉर्मेंस को दे सकते हैं जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा और 2 सीरीज तक हमें बैक किया। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई क्योंकि हमने उसी सीरीज में श्रीलंका वाले में बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई, रन बनाए। लेकिन ये बात जायज़ है, अगर कप्तान का किसी प्लेयर में विश्वास है तो उसको वो मौके ज़रूर देगा और देने भी चाहिए। अगर वो उस मौके पर खरा नहीं उतरता है तो फिर कप्तान उसको बचा भी नहीं सकता। तो इसलिए शायद आज रविंद्र जडेजा टीम में भी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल आंसर दूं? ना जी, मैं तो सिर्फ मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल दोबारा पूछा नहीं।
मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि आपने कहा कि कप्तान अगर चाहे जी तो 1-2 सीरीज हो सकता है, उसके बाद तो परफॉर्मेंस ही करनी होती है। जी। राजीव जी ने भी कहा, अगर कप्तान को लगे कि नहीं ये प्लेयर ओवररेटेड है, जी तो फिर परफॉर्मेंस करने पर भी क्या टीम से बाहर हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच लिया और वो बाहर हो गया हो, अंटिल की कोई कंट्रोवर्सी हुई हो या मैच रेफरी ने उसे बैन किया हो या इंजर्ड हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है या हुआ हो। अगर कप्तान की और किसी प्लेयर की नहीं बनती तो ये जरूर हो सकता है कि वो शायद वेट करेगा तब तक जब तक वो प्लेयर परफॉर्मेंस ना दे, और फिर उस इंतजार के बाद फिर वो प्लेयर घर बैठता है। आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। आप टीम में सिर्फ 4 परफॉर्मेंस, टेस्ट मैचेस में एक सीनियर प्लेयर से ये उम्मीद की जाती है कि आप 4 टेस्ट मैच खेलते हो तो आप एक 100 बनाते हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। जब सचिन तेंदुलकर 100 नहीं बनाते कुछ टेस्ट मैचों में तो सब लोग कहने लग जाते हैं कि 2 टेस्ट मैच हो गए। तो ये क्राइटेरिया सबके लिए होना चाहिए कि 2 टेस्ट मैच अगर तेंदुलकर नहीं बनाए तो 2 औरों ने भी तो नहीं बनाए, उनको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो वो जो परफॉर्मेंस एक सीनियर प्लेयर से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो 4 टेस्ट मैच या 5 टेस्ट मैच 100 बनाएगा, टीम को मैच जिताएगा, अगर वो नहीं जिता पाता है तो शायद सिलेक्टर एक कड़ा डिसीजन ले सकते हैं और वो लेते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि भाई अगर 4 टेस्ट मैच के बाद सीनियर प्लेयर नहीं बनाया तो क्यों ना मौका यंग प्लेयर को दिया जाए, तो कि उसको 4 की जगह 8 मैच लगेंगे, शायद वो आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए जिसके लिए हमें बुलाया गया है कल, आज और कल, तो शायद उस कल के लिए उस प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। राजीव जी, कल की बात, ये पाकिस्तान सीरीज को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। शहरयार साहब ने कहा कि बोर्ड ने तो अभी अपनी होम मिनिस्ट्री से पूछा तक नहीं है, आप खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, नहीं खेलना चाहते हैं? देखिए, शहरयार साहब तो हमारे बहुत दोस्त हैं और हमेशा से इंडिया के दोस्त माने जाते हैं। वैसे भी नवाब साहब भोपाल होते हुए अगर वो यहाँ रहे होते इंडिया में, उनकी एक भारत के लिए अच्छी रहती है। लेकिन आज का बयान कुछ मुझे बेतुका बयान लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बयान बीसीसीआई को धमकी है या आईसीसी को धमकी है, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंट से बाहर जाना है, आईसीसी के टूर्नामेंट में न खेलना, वो तो आईसीसी के साथ जो करार किसी देश का होता है उसका उल्लंघन हुआ। तो उसके लिए तो आईसीसी में जो प्रोविजंस हैं पेनल्टी के, वो उन पे लागू होंगे, क्योंकि हम आईसीसी में तो पाकिस्तान से खेलने को मना करते नहीं। हम तो कहते हैं कि उनके साथ हम खेलेंगे जितने आईसीसी टूर्नामेंट है। जहां तक बायलैटरल सीरीज का सवाल है, द्विपक्षीय जो दौरा होता है, उसमें हमारा एक शुरू से सिद्धांत रहा है कि हम एक दूसरे की जमीन पे खेलेंगे। मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप अपने देश में सीरीज करा सकते हैं? क्या आपके यहाँ सुरक्षा की आप वो गारंटी लेते हैं कि अपने देश में आप सीरीज करा सकते हैं? अगर आप सुरक्षा की गारंटी लेते हैं तो आप आईसीसी को बताइए और हमें बताइए। आप तो जो है सुरक्षा की दृष्टि से अपने यहाँ मैच ही नहीं करा सकते। आपके यहाँ वर्ल्ड की कोई टीम आने को तैयार नहीं। क्या इंग्लैंड जाने को तैयार है? क्या ऑस्ट्रेलिया जाने को तैयार है पाकिस्तान में? लेकिन न्यूजीलैंड जाने, यहाँ तक कि बांग्लादेश की टीम भी बैकआउट कर गई। तो ये सिचुएशन जहाँ पे हो कि आपको देश सुरक्षा देने में की स्थिति में नहीं हो सकता, परिस्थितियां, मैं इसमें कोई पाकिस्तान को दोष नहीं देता हूं, श्रीलंका हमले के बाद उनकी स्थिति नहीं की वो, तो वो चाहते हैं कि थर्ड सॉइल पे हो, तीसरी जमीन पे, तीसरे देश में। वो एक तो उस मामले में भी हमें निर्णय लेना पड़ेगा, एक वो मुद्दा है। दूसरे मुद्दा सुरक्षा के कारणों का। तीसरा यह कि और भी गवर्नमेंट से तो हमें बाद में, तब हम जाएंगे जब एक बार सीरीज फाइनल हो जाए तब गवर्नमेंट से पूछने जाएंगे, इसलिए पहले होम मिनिस्ट्री में अप्लाई करने की बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है और भी तमाम इश्यूज हैं जिनको हमें पाकिस्तान के साथ पहले उनको जो है रिजॉल्व करना है, उसके बाद ही हम सीरीज पे कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये कोई कहे कि हम पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं, हम खेलने को तैयार हैं, लेकिन पहले उन मुद्दों का हल हो जाए, उसके बाद खेल सकते हैं। यानी इस हिसाब से इस दिसंबर में तो होती नहीं दिख रही सीरीज? नहीं, अभी इस तरह की कोई बातचीत शुरू ही नहीं। दिसंबर तो बिल्कुल आ गया, अभी इतनी जल्दी कहाँ सीरीज प्लान होती है? ये तो तब भी पता था ना कि पाकिस्तान में क्या परिस्थितियां हैं, जब दिसंबर की सीरीज की बात हुई थी। हाँ, लेकिन वो उन जो मुद्दे हैं, पहले उन मुद्दों का हल तो निकला है। चलिए गौतम, जो लोग अभी क्रिकेट टीम में आना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं या जो खेल रहे हैं जूनियर क्रिकेट में, उनको क्या चीज है जो नहीं पता होती है? वो
टीम में आने के बाद होती है, वो आप बताना चाहेंगे कि एक तो खेलना है, खेलने के अलावा क्या है जो करना होगा एक खिलाड़ी को शिखर तक पहुंचने के लिए? लोग आई थिंक एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका हार्डवर्क है। मेहनत ही आपको लेके आ सकती है वहाँ पर। और मुझे तो जब मैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक से इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था तो मुझे एक ही चीज़ पता थी कि जितनी मैं मेहनत करूँगा उतनी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि आप क्या चीज़ ऐसी, ना मुझे कोई ऐसी चीज़ पता, ना मेरे को किसी ने कोई ऐसी एडवाइस दी थी कि कोई ऐसी अलग चीज़ कि जो मैं करूँ कि जिससे मैं वहाँ पर रह सकूँ। ऑब्वियसली रन बनाना सबसे प्राइमरी जॉब था मेरा, लेकिन मेहनत के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल बना सकती है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है। बीरू, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप मेरे स्कूल सहवाग इंटरनेशनल में आए तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि इस पे कैसे वर्क करना चाहिए और क्या कर सकते हो आप, कैसे खेल सकते हो। जैसे गौतम ने कहा कि मेहनत एक चीज़ है जिस पे आप अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज़ है आपकी परफॉर्मेंस, कि आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कि आप बड़े 100 कैसे बना सकते हो या 100 कैसे बना सकते हो, 50 को 100 में, 100 को 150 में, 150 को 200 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, क्या आपकी सोच होनी चाहिए मैच से पहले, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करें, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और जो प्लेयर इन चीज़ों को बेहतर तरीके से करता है तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर आती है। लेकिन एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना, जैसे राजीव जी ने कहा कि जॉन राइट कहा करते थे कि आप हवा हवा में खेलते हो, लेकिन हवा हवा में आप नहीं खेलोगे तो फिर वीरेंद्र सहवाग नहीं होगा। देखिए, वो एक वीरेंद्र सहवाग की सोच है और वो दूसरी सोच जॉन राइट की है। वो दो अलग अलग सोच है। तो उन सोचों को बदलना मुश्किल है। कि मुझे लगता है कि मैं शायद हवा में खेलूंगा तो मैं ज्यादा सेफ हूँ, मैं आउट नहीं तो बाउंड्री मार सकता हूँ। उनको क्या कहा जाए, किस नेचुरल इंस्टिंक्ट पे कितना रहना है और ये जो समझाया जाता है इस पे कितना रहना है? देखिए, मैं भी हमेशा यही समझाता हूँ अपने सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में कि बेसिक जरूर आने चाहिए और आपको एक्सपेरिमेंट तभी करना चाहिए जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। जब तक आप नहीं पहुंचे वहां तक, तब तक आपको बेसिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो कोचेज कहते हैं वो सुननी चाहिए। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया है। मैंने इंटरनेशनल खेलने के बाद अपना नज़रिया बदला है, मैंने अपनी सोच बदली है। क्योंकि जब आप राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, इन जैसे प्लेयर के साथ खेलोगे तो आप अपनी छवि कैसे बनाओगे? क्योंकि जब आप जो मर्जी कर लो, नाम तो उनका अखबारों में सबसे ऊपर आना है, तारीफ उनकी सबसे ज़्यादा होनी है। आप उनसे अलग कैसे होगे? या तो आप उनसे कंपटीशन करो कि आप उनसे ज़्यादा रन बनाओ, या आप कुछ आपकी टेक्निक ऐसी अलग हो कि आप लोग आपके बारे में बात करें। तो ये सब लोग डाउन द ग्राउंड खेलते थे, हवा में नहीं खेलते थे, तो मैंने हवा में खेलना शुरू कर दिया। तो लोग बागों ने थोड़ी ज़्यादा बातें करनी शुरू कर दी कि एक प्लेयर आया ऐसा जो डरता नहीं है हवा में खेलने से। और दूसरी चीज़ जो मेरे साथ हुई कि मैंने टेस्ट क्रिकेट में शायद मतलब आप ही लोग बताते हैं कि 11 कंसेक्यूटिव 150 रन बनाए। तो वहाँ से भी एक अलग रिस्पेक्ट मिली सब लोगों से, मतलब सीनियर प्लेयरों से प्लस मीडिया से। पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके हराया, पहला 300 बनाया। तो वो एक रिस्पेक्ट लेने के लिए आपको बड़े स्कोर बनाना ही पड़ता है। जब तक आप 40-50 बनाते रहोगे तब तक आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। सब कहते हैं अच्छा प्लेयर है, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से ग्रेट बनना है तो आपको उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये अच्छे से ग्रेट बनना, यही एक गुर है जो सब सीखना चाहते हैं। राजीव जी, आपने जो बात की ना कि ऐसा होना चाहिए, फिर हवा में नहीं और ग्राउंड पे जो वीरू बात कर रहे हैं उससे अच्छा प्लेयर बन जाता है, लेकिन ग्रेट बनने के लिए उसमें कुछ ऐसा एक्स फैक्टर देखा जाता है ज्यादातर खिलाड़ियों में। वो किसी को कैसे पता चले कि उसके अंदर है या नहीं है? नहीं, वो पता चल जाता है क्योंकि लोग रोज की, ऐसा इम्तिहान है जो रोज होता है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आपको सिफारिश से डाल दिया तो आप क्रिकेटर पहुंच जाए और टीम इंडिया तक पहुंच जाए। ये रोज इम्तिहान इसमें होता है, रोज परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। और आजकल तो हो गया कि एक खिलाड़ी को कम से कम 2 विधाओं में पारंगत होना पड़ेगा। या तो वो ऑलराउंडर हो तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में, या उसकी फील्डिंग अच्छी हो। एक से काम नहीं चलता, जब 2 उसके अंदर गुण होते हैं तभी वो जाके निकालता है। और हर खिलाड़ी की यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे इनका ही था, वो मारते थे जबरदस्त। गौतम में जबरदस्त टैलेंट है, देखने में इसका क्या, पिता बनने के बाद भी बच्चा ऐसा दिखता है। तो जब शाहरुख ने इसको 11 करोड़ रुपए में लिया तो बड़ा लोगों को लगा। तो शाहरुख ने मुझसे कहा कि देखो राजीव जी, आप ये जान लीजिए कि मैंने इसके अंदर कुछ ना कुछ देखा है और तुम देखना, यही मुझे जो है यही केकेआर को चैंपियन बनाएगा, भले इसको लोग बच्चा कहें। आज लोगों को लग रहा है कि 11 करोड़ है, लेकिन तुम देखना यही करके करेगा, और वही साबित हुआ। तो ये होता, किसी को पहचानने की कला होती, उन्होंने पहचाना और उनको लाए और वो इस मामले में सफल हुए। तो ये, और मुझे याद है कि मैं इंग्लैंड के जब 2007 के टूर में था तो चंदू बोर्डे को टेम्परेरी जो है कोच बनाया गया था उस सीरीज के लिए। और बहुत पुराने बैट्समैन उस जमाने के, जब वो
बताते थे कि शिप से इंग्लैंड खेलने जाते थे और 14-16 दिन कितने लगते थे। उस समय चंदू बोर्डे जाते थे, लेकिन उनको पता नहीं क्या था। मैं मैनेजर था उसमें, जैसे ही टूर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती थी, पहला नाम वो गौतम गंभीर का डालते थे कि इसको लो। तो अगर वो कहते नहीं गौतम गंभीर जो है उसकी परफॉर्मेंस, बोले नहीं, ये जिस ढंग से खेलता है इस लड़के में बड़ी दम है। तो एक दो लोगों के आपत्तियों के बावजूद उन्होंने इनको डलवाया और वही हुआ कि 1, 2, 3 मैच में गड़बड़ होने के बाद रिदम वापस आया और उन्होंने परफॉर्म किया। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि पहचानना। तो चंदू बोर्डे में वो एक जो है 6th सेंस था या 3rd आई थी, जिसके बल पे उन्होंने उनको पहचाना। वही शाहरुख की टीम ने भी इनको पहचाना। तो ये बात होती है। तो ये खिलाड़ियों का अपना हुनर होता है, वीरू का अपना कमाल और गौतम का अपना शक्ति। आप देख रहे थे हिंदुस्तान शिखर सम्मेलन एबीपी न्यूज पर।